नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी। हमारा भारत जो साधुओं की भूमि भी रहा है और वीरों की धरती भी, जहां दिल से बंधन बांधे जाते हैं तो दिमाग से नई नई तकनीकों को समझा और सिखाया भी जाता है, जहां धर्म आस्था अलग हैं लेकिन दिल सबका हिंदुस्तानी है। बात आस्था की हो या विज्ञान की, शास्त्र की हो या शस्त्र की, परंपरा की हो या विकास की, जमीन से जुड़े रहने की हो या फिर आसमां को छूने की, जीवन जीने के मूल्यों की हो या ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कहानी की, हमारे पास अपने देश पर गर्व करने की एक नहीं अनेक वजह है। न जाने कितने ऐसे किस्से, कितनी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आंखों में गुरूर आ ही जाता है। आज हमारा भारत विकसित देशों के समक्ष नजरें उठाकर आंख मिलाकर खड़ा है और उनकी बराबरी करने में कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि भारत के लिए ये सफर इतना भी आसान नहीं रहा है। 1947 में आज़ादी के बाद से भारत ने आगे बढ़ने का ये सफर कभी धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से तो कभी तेज रफ्तार में तय किया, लेकिन कभी रुका नहीं और नए नए आयामों को छूता गया हमारा देश। नए नए कीर्तिमान स्थापित करता गया हमारा देश। चाहे बात आर्थिक क्षेत्र की हो, रोजगार की हो, टेक्नोलॉजी की हो या फिर परमाणु हथियारों की, भारत नित्य नए इतिहास रचता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस सीरीज में हम आपको सुनवाएंगे भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी। कैसे जिस देश को परमाणु हथियारों के मामलों में जरा कमतर ही आंका जाता था, उस देश ने ऐसी उड़ान भरी कि पूरी दुनिया देखती ही रह गई। एक बार परमाणु बम के परीक्षण की नाकाम कोशिश के बाद भी भारत ने हार नहीं मानी और दूसरी बार ये कारनामा कर दिखाया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ तथा अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान का प्रतीक है। इस उड़ान और भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी हम आपको आज इस सीरीज में सुनवाएंगे। वो कहानी जिसके बारे में साफ शब्दों में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये बदला हुआ भारत है जो दुनिया से आंख मिलाकर और हाथ मिलाकर चलना चाहता है। ये किसी प्रतिबंध से झुकेगा नहीं और शांति व सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि ताकत सम्मान लाती है। ये 1998 के परमाणु परीक्षण का ही परिणाम है कि आज भारत ITER में भागीदार है। बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजनाओं जैसे लीगो और 30 मीटर टेलीस्कोप का हिस्सा हैं। प्रौद्योगिकी में हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। 1998 के तुरंत बाद नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ वर्षों बाद विश्व पटल पर भारत की छवि मजबूत हुई है। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि ये बात 1998 की है, लेकिन असल में भारत को परमाणु शक्ति बनाने के प्रयास और ये कहानी उससे भी पहले शुरू हो चुकी थी। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट का सामान कैसे पहुंचाया गया, भारत न्यूक्लियर स्टेट कैसे बना, 11 मई को क्या क्या हुआ और इस परीक्षण के पीछे की कहानी, ऑपरेशन शक्ति से जुड़े सारे छोटे बड़े किस्से हम आपको इस सीरीज में सुनवाएंगे। इतनी तैयारी करके इस मिशन को आगे बढ़ाया गया, फिर आखिर क्यों परीक्षण के कुछ घंटे पहले इसे रोकने की नौबत आ गई, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ क्यों भारत के लिए सफर इतना मुश्किल था और किन किन दिग्गजों ने इस परीक्षण में योगदान दिया, सब जानेंगे कुकू एफएम की इस विशेष सीरीज में। आप सीरीज को एंड तक सुनिए और भारत की इस गौरव गाथा को सुनकर पूरे जोश और दिल से। पिछले अंक में हमने शुरू की 11 मई 1998 को पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण की कहानी।
इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस सीरीज में इस कहानी से जुड़े हर पहलू से आपको रूबरू करवा सकें। इस यात्रा की शुरुआत 1998 में नहीं हुई थी, बल्कि उससे कई साल पहले इसकी रूपरेखा तय की गई थी और इसे शुरू किया गया था। ये वक्त था 1972 का। जी हाँ, भारत ने अपनी पहली परमाणु यात्रा 7 सितंबर 1972 को शुरू की थी, जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों को एक स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए परमाणु उपकरण के निर्माण के लिए अधिकृत किया था। राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण तरीके से 18 मई 1974 को आयोजित हुआ था। इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, लेकिन उस वक्त भारत को अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा और इस ऑपरेशन की रफ्तार थम गई। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया कि ऐसे परीक्षणों से परमाणु प्रसार हो सकता है और दुनिया में अशांति फैल सकती है। उस समय तो ये ऑपरेशन रुक गया था, लेकिन भारत के मन में परमाणु शक्ति बनने की मशाल जल चुकी थी। पर अब भारत के आगे एक और चुनौती थी, और वो थी अमेरिका की नाक के नीचे से इस ऑपरेशन को अंजाम देना। और भारत ने किया भी कुछ ऐसा ही। 1985 में अमेरिकी सैटेलाइटों की वजह से नाकाम हो चुका भारत पोखरण 2 अभियान के समय अमेरिकी सैटेलाइट को चकमा देते हुए गुप्त तैयारी के अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुआ था। क्या थी ये गुप्त तैयारी और कैसे भारत ने इस मिशन को अंजाम दिया था, ये भी आपको आगे के अंकों में बताएंगे। 11 मई 1998 को राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में 5 परमाणु परीक्षणों में से पहले ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत द्वारा किए गए 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। पोखरण में तब 3 बमों का सफल परीक्षण किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक परमाणु देश घोषित किया तथा इसके साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के परमाणु क्लब में शामिल होने वाला 6ठा देश बना था। और आखिरकार भारत ने वो स्थान हासिल कर लिया था जिसकी उसे तलाश थी। इन परीक्षणों में भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर कलाम उस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। डॉक्टर कलाम के अलावा उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष R चिदंबरम और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक रहे अनिल काकोडकर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और भी कई लोगों का इस परीक्षण में योगदान था, जिसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि परमाणु हथियारों से देश मजबूत हुआ है। परमाणु परीक्षण करने का फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। इन 5 परीक्षणों में 45 किलो टन का एक तापीय परमाणु उपकरण शामिल था, जिसे आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। मई 11 को हुए परमाणु परीक्षण में 15 किलो टन का विखंडन उपकरण और 0.2 किलो टन का सहायक उपकरण शामिल था। इसी प्रकार 13 मई 1998 को भी 0.5 किलो टन और 0.3 किलो टन के उपकरण का परीक्षण किया था। अगर आप भूमिगत परीक्षण के बारे में नहीं जानते या ये परीक्षण किस तरह से होते हैं ये सोच रहे हैं, तो आपको हम आसान भाषा में समझा देते हैं। ये परीक्षण 3 तरह से होते हैं। हवाई परीक्षण, ये वो परीक्षण होते हैं जो हवा में किए जाते हैं या खुले में या धरती के कुछ ऊपर किए जाते हैं। आमतौर पर ऐसे परीक्षणों में उपकरण को ऊंची इमारतों, गुब्बारों, द्वीपों या हवाई जहाज से गिराकर परीक्षण किया जाता है। इनके अलावा कई बार रॉकेटों से दाग कर भी कुछ परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं।
जलगत परीक्षण। इस तरह के परीक्षण किसी जहाज या नौका की मदद से किए जाते हैं। इन परीक्षणों को शत्रु की नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों से मुकाबले की दृष्टि से किया जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्री युद्ध में काम आने वाले हथियारों जैसे टारपीडो या डेप्थ चार्जर्स के शक्ति परीक्षण के लिए भी किया जाता है। और भूमिगत परीक्षण। ऐसे परीक्षण पृथ्वी की सतह में गड्ढा खोदकर या अन्य तरीके से किए जाते हैं। अमेरिका और सोवियत रूस ने शीत युद्ध के दिनों में अक्सर ऐसे ही परीक्षण किए थे। 1963 में इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षणों को लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी संधि के तहत निषेध कर दिया गया था। जब ऐसे परीक्षण संपन्न होते हैं तो उसमें प्रयोग किए गए सामान से भूकंप का खतरा हो सकता है। कुकू एफएम पर आगे के एपिसोड्स में जानेंगे आगे की कहानी। भारत को परमाणु संपन्न बनाने वाले ऑपरेशन शक्ति की कहानी शायद 20 मार्च 1998 से शुरू होती है। ये तारीख हम एक अंदाजे से कह सकते हैं, इसलिए शायद लगा रहे हैं। दरअसल ये अंदाज़ा इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इससे एक दिन पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के अगले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु ऊर्जा आयोग यानी DEA के अध्यक्ष आर चिदम्बरम से मुलाकात की थी और बाद में उनके एक सहायक ने इस बारे में बताया था कि ये कोई औपचारिक या शिष्टाचारवश की गई मुलाकात नहीं थी। तो जाहिर है कि अटल जी के मन में कुछ और चल रहा था। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि अटल जी 1996 में 13 दिन की सरकार संभालने के दौर से ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर थे, काफ़ी गंभीर। और इसीलिए उन 13 दिनों के कार्यकाल में वाजपेयी जी ने जो एकमात्र कदम उठाया था वो DRDO और DEA को परमाणु परीक्षण की तैयारी की हरी झंडी देना था। हालांकि फिर जब सरकार गिरी तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में चला गया और लगा कि शायद अब ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा या उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा जिसे सोचकर अटल जी ने इसे हरी झंडी दी थी। लेकिन असल दिलचस्प मामला तो अभी बाकी था और इस कहानी में ये मोड़ आया 1998 के अप्रैल और मई महीने में। एक न्यूज़ चैनल की ये रिपोर्ट है जिसके आधार पर हम आपसे ये वाकया शेयर कर रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किस तरह से ये पूरे परीक्षण को छिपा कर रखा गया ये भी काफ़ी हद तक इस वाकये पर ही निर्भर करता है। पर दिलचस्प तो 1998 के अप्रैल और मई के महीने थे। इंडिया टुडे के राज चेंगप्पा अपनी रिपोर्ट में 11 मई का हाल बताते हैं। बात करते हैं 11 मई की, जिस दिन ये सुनहरा इतिहास लिखा जाना था। कहानी कुछ फिल्मी सी लगती है लेकिन है तो एकदम सच्ची ही। एक छोटा सा बंकर जिसके अंदर बना था एक अस्थायी कंट्रोल रूम और जिसके अंदर 3 लोग बैठे हुए थे, तेज गर्मी से पसीने से एकदम तरबतर। ये तीनों लोग कौन थे? आपके मन में अब तक तो ये सवाल आ ही चुका होगा। इसका जवाब भी आपको देते हैं ज़रा आगे बढ़ते हुए। हाँ, तो ये तीनों लोग उस बंकर के अंदर सैनिक की वर्दी को पहने बैठे थे और उनकी छाती पर 3 नाम भी लिखे हुए थे। ये नाम थे कैप्टन आदि मर्ज़बान, मेजर जनरल नटराज और मेजर जनरल पृथ्वीराज। पर भारतीय सेना में इन नामों के कोई अफसर थे ही नहीं। तो फिर ये तीनों कौन थे और सेना की वर्दी में क्यों थे? यही तो असल दिलचस्पी है इस किस्से की। जानेंगे इस बारे में भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की इस कहानी के अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड को सुनिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पिछले अंक में आपने जाना कि किस तरह 11 मई को पोखरण में 3 लोग बंकर के अंदर बने अस्थायी कंट्रोल रूम में बैठे थे जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी। कौन थे ये लोग और क्या रोल था इनका? इस परीक्षण में आइए जानते हैं।
इन तीनों लोगों के इर्द गिर्द कई कंप्यूटर और साथ ही रंग बिरंगी बत्ती वाले कंट्रोल पैनल थे। एक ताले में लगी चाबी को घुमाने पर वहां रखे एक पैनल के टाइमर में समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती और ऐसी ही गिनती ने 11 मई को दुनिया को हिला देने वाले ब्लास्ट किए और भारत के लिए दुनिया के नज़रिए को बदल कर रख दिया। लेकिन उससे पहले पोखरण की हवा ने काफ़ी परेशानी पैदा कर दी। इस बारे में भी आगे आपको बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि सैनिक की वर्दी में ये लोग कौन थे। दरअसल जो नाम इनकी वर्दी पर लिखे थे वो तो कोड नेम थे जो 1995 में ही तय कर लिए गए थे। जी हाँ, 1995 में जब भारत 3 परमाणु परीक्षणों की तैयारी कर रहा था, उसी समय ये नाम तय कर लिए गए थे। लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो सका था। दरअसल तब परमाणु परीक्षण करने की ये खबर लीक हो गई थी और इस वजह से उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पीछे हटना पड़ा था और तब से ये परीक्षण नहीं हो सके थे। जिस शख्स की वर्दी पर कैप्टन आदि मर्ज़बान लिखा था वो असल में पोखरण रेंज के विज्ञान अधिकारी थे। तो वहीं मेजर जनरल नटराज की ड्रेस में DEA के अध्यक्ष R चिदम्बरम थे और मेजर जनरल पृथ्वीराज की ड्रेस में DRDO के अध्यक्ष APJ अब्दुल कलाम थे। अब अगला सवाल आपके मन में ये ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर ये सैनिक वर्दी में कोड नाम के साथ क्यों थे? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। दरअसल इन लोगों ने ये ड्रेसेस इसलिए पहन रखी थी ताकि पोखरण रेंज में उनके लगातार हो रहे दौरों की खबर लीक ना हो। इस बार भारत किसी भी हाल में इन परीक्षणों को करना चाहता था और किसी भी गलती या फिर किसी भी अन्य वजह से पीछे ना हटना पड़े, इसका वो पूरा ध्यान रख रहा था। अमेरिका को चकमा देने के लिए भारत एक और चाल चल रहा था और इसकी तैयारी कई साल पहले से ही शुरू कर दी गई थी। असल में 1982-83 में जब इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण को मंजूरी दी थी, तब पोखरण में 3 बेलनाकार कुएं खोदे गए थे। 1998 के परीक्षण इन्हीं कुओं में किए गए। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए सेना ने 1998 से कुछ साल पहले से ही पोखरण में जानबूझकर विचित्र तरीका अपना रखा था और इसी विचित्र तरीके ने अमेरिका को चकमा दे दिया। यहाँ साइट पर कभी कोई नया गड्ढा खोदा जाता तो कभी पुराने गड्ढे की सफाई की जाती। ऐसे में अमेरिकी अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर पोखरण में चल क्या रहा है। पोखरण में परीक्षण का सामान कैसे लाया गया, इस बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, कुकू FM पर आप सुन रहे हैं भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी। पिछले अंक में आपने जाना कि किस तरह से अमेरिका को चकमा देने की भारत ने पूरी तैयारी कर रखी थी। कई सालों से हो रही इस तैयारी की बदौलत ही पोखरण में ये परीक्षण किया जा रहा था। चलिए अब जानते हैं कि किस तरह परीक्षण का इतना सामान पोखरण पहुंचाया गया। इतने बड़े परीक्षण का सामान आखिर पोखरण तक बिना किसी को पता चले कैसे पहुंचा? इसके लिए भी काफ़ी तैयारी की गई थी। परीक्षण से 10 दिन पहले एयरफोर्स के एक विमान ने रात में मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इस उड़ान में लकड़ी के 6 क्रेट रखे हुए थे, जिनकी रखवाली स्टेन गन लिए कुछ कमांडो कर रहे थे। लेकिन यहाँ भी एक होशियारी की गई थी। इन क्रेट्स को उन बक्सों जैसा रखा गया था जिनके अंदर सेब रखे जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो। इन क्रेट्स के अंदर मेटल की एक शील्ड लगी हुई थी और उसके अंदर विस्फोटक कैटेगरी के प्लूटोनियम के गोले रखे हुए थे। इन गोलों को ट्रॉम्बे के भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र में तैयार किया गया था और एक गोले का वजन 5 से 10 किलो के बीच था। प्लेन ने उड़ान भरी और 2 घंटे में जोधपुर पहुंच गया। वहां उन क्रेटों को प्लेन से निकालकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े ट्रकों में लाद दिया गया। लेकिन यहाँ कुछ अलग किया गया। अगर ट्रकों के इस काफिले को किसी विशेष सुरक्षा के साथ भेजा जाता
तो ज़रूर ही ये सबकी नज़रों में आ जाते। इसीलिए ट्रकों के इस काफिले के लिए किसी स्पेशल प्रोटेक्शन का इंतज़ाम नहीं किया गया था, जिससे ये कोई आम काफिला लगे और किसी को भी परमाणु परीक्षण संबंधी गतिविधियों की भनक तक न लगे। ये ट्रक दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में पोखरण पहुंचे, जहां विस्फोटक, डेटोनेटर और ट्रिगर पहले ही पहुंचा दिए गए थे। प्लूटोनियम के गोले मिलते ही वैज्ञानिकों ने असेंबलिंग का काम शुरू कर दिया। अमेरिकी सैटेलाइट्स को चकमा देते हुए ये काम रात में किया जा रहा था और अपने इस मकसद में सफलता भी मिल रही थी। कुल मिलाकर सामान को पोखरण तक पहुंचाना हो, अस्थायी कंट्रोल रूम से ऑपरेट करना हो या फिर गड्ढे को सावधानी से खोदना, सब कुछ इस तरह से किया जा रहा था कि कानों कान किसी को इसकी भनक ना लगे, कुछ भी सैटेलाइट की नज़र में ना आए, और अगर कुछ नज़र में आता भी है तो ये हो क्या रहा है ये कोई समझ ही ना पाए। लेकिन परीक्षण से 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। दरअसल 9 मई को जब वैज्ञानिक और इंजीनियर नियमित देखभाल के लिए एक कुएं में उतरे तो उसी समय बिजली चली गई और वो अंदर ही फंस गए। फिर रात में जब वो बालू और सीमेंट से विस्फोटक वाले कुएं को बंद कर रहे थे, तभी गलती से एक बुलडोज़र ने एक बड़े पत्थर को उस कुएं की तरफ धकेल दिया। अगर ये पत्थर जोर से विस्फोटक पर गिरता तो किसी भी तरह का नुकसान हो सकता था और भारत की कोशिशों पर पानी भी फिर सकता था। लेकिन तभी सेना के एक जवान ने उछलकर उस पत्थर को रोक लिया। पोखरण में हुए इस परीक्षण में आगे क्या हुआ और किस तरह परीक्षण से कुछ घंटे पहले ऐसा लगा कि मानो ये परीक्षण आज नहीं हो पाएगा, जानेंगे भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी के अगले अंक में। कुकू एफएम पर भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी एपिसोड 6। अब तक के अंकों में हमने आपको भारत में हुए पोखरण परीक्षण के पीछे की कहानी, अमेरिका को चकमा देने के लिए भारत की योजना और भारत के इतिहास रचने की इस कहानी के बारे में बताया। ये कहानी आगे भी जारी है। अभी तो बहुत कुछ इस कहानी में जानना बाकी है। वो पल जब हर कोई भारत माँ की जय के नारे लगा रहा था, ये सब जानेंगे। आप भी कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए कि क्या कुछ है इस कहानी में जो आपको सबसे ख़ास लग रहा है और किस एपिसोड की कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, या फिर भारत के शौर्य की ये कहानी आपको कैसे गर्व से भर रही है। ज़रा कमेंट कीजिए और आगे के एपिसोड्स यूं ही सुनते रहिए। ये कहानी है बुद्धा के मुस्कुराने की। ये कहानी है ऑपरेशन शक्ति की। कहानी है बुद्धा के मुस्कुराने के 24 साल के बाद ऑपरेशन शक्ति के दुनिया में भारत का मान बढ़ाने की। आपको ऑपरेशन शक्ति की कहानी हम सुनवा रहे हैं, लेकिन साथ ही जैसा हमने पिछले अंकों में जिक्र किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का, जिसके बाद काफ़ी उथल पुथल मची थी और इसे रोकना पड़ा था। लेकिन आज से 48 साल पहले 18 मई 1974 को किए गए इस परमाणु परीक्षण की कहानी भी दिलचस्प है। पूरी दुनिया में भारत पहला ऐसा देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा परमाणु परीक्षण करने का साहस दिखाया था। वो भी तब जब इसके ठीक 3 साल पहले ही भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम में मदद की और बांग्लादेश का निर्माण कराया था। भारत के इस कदम के कारण अमेरिका और पाकिस्तान चिढ़े हुए थे। पाक से युद्ध के बाद तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने इस मिशन को प्राथमिकता दी। इंदिरा के इस दिशा में जागरूक प्रयासों से 3 साल के भीतर ही वैज्ञानिकों ने पहला परमाणु परीक्षण किया। ये मिशन इतना गोपनीय था कि तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन को भी ऑपरेशन सफल होने के बाद जानकारी हो पाई थी। जी हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन है पूरी तरह सच। इस मिशन की खबर बहुत ही चुनिंदा लोगों को थी और इसको लेकर जो फाइनल मीटिंग हुई वो भी काफ़ी दिलचस्प थी।
यूँ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर होने वाली फाइनल मीटिंग में बस औपचारिक बातचीत ही होती है, क्योंकि लगभग सब कुछ पहले से ही तय हो चुका होता है। लेकिन यहाँ मामला इतना आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों की टीम के अहम सदस्य राजा रमन्ना ने अपनी बायोग्राफी ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में बताया कि मेरा मानना था कि ये केवल एक औपचारिक मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग में बहस हुई। बहस इसलिए क्योंकि इस कदम को लेकर मीटिंग में मौजूद सभी लोगों में मतभेद थे। जहां पीएन धर इस विस्फोट का विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये विस्फोट भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन रमन्ना का कहना था कि अब बात आगे बढ़ चुकी है, विस्फोट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसे में अब इसे टालना मुमकिन नहीं। और इन्हीं बातों पर बहस हो रही थी, लेकिन इस बहस के बीच इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि इस परीक्षण को तय समय पर होना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने भारत को ऐसे प्रदर्शन की ज़रूरत है। इंदिरा जी के ऐसे कह देने के बाद तो फिर किसी बहस की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण के ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था। दरअसल भारत का ये परमाणु परीक्षण अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को जवाब था। इस परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत को परमाणु सामग्री और ईंधन की आपूर्ति रोक दी थी। 18 मई 1974 को हुए इस परमाणु परीक्षण में परमाणु डिवाइस षटकोणीय आकार का था, जिसका वजन 1400 किलो था। इस डिवाइस का व्यास 1.25 मीटर का था। आर्मी डिवाइस को बालू में छिपाकर आर्मी के बेस कैंप में ले गई थी। राजस्थान के पोखरण में सुबह 8:05 बजे ये विस्फोट किया गया। कहा जाता है कि ये विस्फोट इतना तेज था कि ज़मीन में 45 से 75 मीटर तक गड्ढा हो गया था। सिर्फ यही नहीं, आसपास कई किलोमीटर तक के क्षेत्र में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए थे। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के कूट नाम से राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस से ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। हालांकि डिवाइस की विस्फोटक शक्ति बहस का विषय रही है और इस पर अलग अलग विशेषज्ञों के अलग मत रहे हैं, लेकिन माना जाता है कि इसकी वास्तविक विस्फोटक शक्ति 8 से 12 किलोटन TNT थी। इस परीक्षण को अमेरिका फुस क्यों मानता है, जानेंगे अगले अंक में। भारत न्यूक्लियर पावर 7, ये था भारत का मकसद। कुकू FM पर भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी एपिसोड 7। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ने कैसे कई देशों की स्माइल छीन ली और आखिर क्यों अमेरिका इस ऑपरेशन को फुस मानता है, और क्या सच में इस परमाणु परीक्षण के पीछे भारत का मकसद दूसरे देशों को डराना था। चलिए सुनवाते हैं आपको पूरी कहानी। वैसे आप अपने भारत देश की किस बात पर सबसे ज़्यादा गर्व करते हैं? कौन सी बात है जो आपको सबसे निराली लगती है अपने देश की? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण यानी कि ऑपरेशन बुद्धा। अमेरिका भारत के इस पहले परमाणु परीक्षण को फुस मानता है। जी हाँ, 1996 में किए गए एक सीक्रेट इवैल्यूएशन में इस टेस्ट को करीब फेल माना गया था। हालांकि अमेरिकी डॉक्यूमेंट में इसके पीछे की वजह क्लियर नहीं की गई थी, लेकिन भारत के इस परीक्षण पर फेल का ठप्पा ज़रूर लगाया गया था। खैर, ये तो रही एक बात जो अमेरिका ने अपनी ओर से कही, लेकिन एक सच ये भी है कि ये परमाणु परीक्षण उस समय हुआ था जब हर नई सुबह भारत अपनी योग्यता के दम पर विश्व स्तर पर अपनी अलग साख बना रहा था। जी हाँ, स्माइलिंग बुद्धा का वक्त ये वो दौर था जब एक ओर तो सरहद पर भारतीय सेना अपने हौसलों से, अपने शौर्य और पराक्रम से विरोधी सेना को हरा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हमारे साइंटिस्ट भारत को परमाणु विकसित देश बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे।
जैसा हमने शुरू में जिक्र किया कि एक सवाल ये उठता है कि क्या भारत का मकसद अपनी परमाणु ताकत को दिखाकर दूसरे देशों को डराना था? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि भारत सिर्फ दूसरे देशों और खासकर दुश्मन देशों को ये संदेश देना चाहता था कि वो भारत को कम आंकने की भूल बिल्कुल ना करें। वैसे इस कहानी की जड़ें काफ़ी गहरी और पुरानी हैं। ये सफ़र अचानक तय किया हुआ बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से ये ख्याल आया और अचानक से ही भारत ने परमाणु बम हासिल करने और उसके सफल परीक्षण की योजना बनाकर इसकी तैयारी शुरू कर दी, तो आप गलत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कई जगह इस बात का जिक्र है कि इस संदर्भ में आज़ादी से भी कुछ साल पहले ही काम शुरू हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत साल 1944 में ही हो गई थी। भारत के सफल भौतिक वैज्ञानिक होमी जे भाभा के नेतृत्व में परमाणु शक्ति से भारत को जोड़ने का काम शुरू हुआ था। उन्होंने भारत को परमाणु ताकत बनाने के लिए एक अहम रोल अदा किया था और उन्हीं के निर्देशन में भारत ने अपने इतिहास में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था। होमी भाभा के साथ फिर जुड़े राजा रमन्ना और उसके बाद कई और बड़े वैज्ञानिक साथ आए। कहते हैं ना कि अगर मन में कुछ ठान लिया जाए तो फिर भले ही सुविधाओं की कमी ही क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्य हासिल हो ही जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इस प्रोजेक्ट का भी था। इस परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत बहुत छोटी सी लैब में हुई थी। जी हाँ, जहाँ बड़े बड़े देश के साइंटिस्ट बड़ी बड़ी लैब्स में काम करते थे, तो वहीं भारत अपनी छोटी लैब में उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार था। 1944 में शुरू हुई इस यात्रा का पहला परिणाम मिला 1974 में, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि 1944 में जिस बीज को रोपा गया उसने पहला फल 1974 में दिया। 30 साल का यह सफ़र आसान नहीं था। इन 30 सालों में देश में बहुत कुछ बदल रहा था। बदलावों के बीच कितनी बार तो ऐसा लगा जैसे ये यात्रा अब रुक जाएगी या अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन बदलावों के इस दौर में भी परमाणु विकास कार्यक्रम लगातार चलता रहा, कभी तेज गति से तो कभी धीमी रफ्तार से। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इस परमाणु कार्यक्रम ने रफ्तार पकड़ी थी और फिर इंदिरा जी के वक्त में ये परीक्षण हुआ। लेकिन इस बीच लगातार धीरे धीरे ही सही पर यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था। वैज्ञानिक भी इसमें अपनी पूरी जान लगा रहे थे और फिर 30 साल की लंबी मेहनत ने आखिर फल दिया। वैज्ञानिकों की टीम ने पूरे गौरव गर्व के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को परमाणु बम के तैयार होने की उपलब्धि के बारे में बताया। फिर सेना के साथ इस बारे में चर्चा की गई, कुछ मीटिंग्स हुई और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि 18 मई 1974 को परीक्षण के लिए चुना गया। यहाँ इस मिशन से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज़ है कि आखिर इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम क्यों दिया गया। जी हाँ, अपने इस खास लम्हे को और ख़ास बनाने के लिए मिशन से जुड़े सभी लोग इस उधेड़बुन में थे कि आखिर इस परमाणु टेस्ट को क्या नाम दिया जाए। सभी लोगों ने अपनी सूझबूझ से कई परमाणु टेस्ट के नाम सुझाए। कहा जाता है कि फिर परमाणु टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों, जानेंगे अगले अंक में। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुकू एफएम पर भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी का एपिसोड 8। पिछले कुछ अंकों से पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पिछले अंक में हमने जिक्र किया था स्माइलिंग बुद्धा की तैयारी किस तरह से सालों से चल रही थी। आज के एपिसोड में आइए जानते हैं इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिए जाने की वजह और आगे की कहानी। इस ऑपरेशन के लिए कई नाम सुझाए गए थे, लेकिन आखिर में इस परमाणु टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। दरअसल जिस दिन को इस टेस्ट के लिए तय किया गया था, यानी 18 मई 1974, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी।
इसी को देखते हुए इस परमाणु टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि मिसाइल पर स्माइलिंग बुद्धा की फोटो भी अंकित की गई थी। हालांकि इस फैक्ट के सही या गलत होने के बारे में हम श्योर नहीं हैं, इसलिए हम सिर्फ आपसे ये फैक्ट इसीलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कई जगह पर जिक्र है। वैसे भारत के लिए गौरवशाली इस दिन के बारे में और भी जानते हैं। ये दिन हर भारतवासी को गर्व महसूस करवाने वाला था। तो वहीं जैसलमेर वासी इस बात के लिए खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस परीक्षण से जुड़े होने का मौका मिला। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 140 किलोमीटर दूर लोहारकी गांव के पास मलका गांव में 18 मई 1974 को भारत ने दुनिया में अपनी परमाणु शक्ति का लोहा मनवाया था। जी हाँ, ये असल में एक पहल थी अपने अस्तित्व को साबित करने की। एक कदम था दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों में अपना नाम जोड़ने की तरफ। इसका बीज रोपण पोखरण में हुआ था। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 140 किलोमीटर दूर लोहारकी गांव के पास मलका गांव में 18 मई 1974 को भारत ने दुनिया में अपनी परमाणु शक्ति का लोहा मनवाया था और दुनिया को बता दिया था कि भारत हर मामले में विश्व के अन्य देशों से आंख मिला सकता है। इस घटना के बारे में जितना जानने को मिले और ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है। चलिए फिर आपको लिए चलते हैं मलका गांव के उस कुएं में जहां ये परीक्षण हुआ था। जी हाँ, मलका गांव के जिस सूखे कुएं में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, वहां पर एक विशाल गड्ढा और उभरी हुई जमीन आज भी उन गौरवशाली पलों की कहानियां बयां करती है। लोहारकी गांव के प्रथम परमाणु स्थल पर वैज्ञानिकों ने बटन दबाकर जब न्यूक्लियर धमाका किया तो उसकी गूंज न केवल विश्व भर में गूंजी बल्कि पोखरण का नाम भी पूरे विश्व के नक्शे पर ऐसे उभरा कि देखने वाले देखते ही रह गए और सुनने वाले सुनते रह गए। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो फिलहाल इस जगह को चारों तरफ से फेंसिंग करके घेर दिया गया है। सेना ने करीब 500 मीटर के घेरे में इस स्थल की तारबंदी जरूर कर रखी है। पर क्या आप जानते हैं, यहाँ के गांव वालों को आज भी इस बात का अफसोस है। कौन सी है वो बात, आपको आगे बताएंगे। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कुछ अगर कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ के गांव वालों को इस बात का अफसोस है कि कहीं भी ना तो इसकी विजय गाथा का बखान किया गया है और ना ही यहाँ पर कोई स्मारक बनाया हुआ है, कोई ऐसा स्मारक जो इस स्थान की गौरव गाथा को बताता हो, ऐसा स्मारक जो इस क्षण की कहानी की निशानियों को अपने अंदर समेटा हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये बताया जा सके कि ये वही धरती है जिसने भारत का न केवल मान सम्मान बढ़ाया है बल्कि देश का सीना चौड़ा किया है और विश्व भर में देश को एक पहचान दिलवाई है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि उन्हें इस बात का मलाल है कि इतने साल बाद भी किसी भी सरकार का इस विजयी धरा के इतिहास को संजोने की ओर ध्यान ही नहीं गया। देश को परमाणु शक्ति से संपन्न करने वाली इस धारा को गुमनाम छोड़ दिया गया। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इस स्थान पर कोई स्मारक बनना चाहिए था या नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस वक्त की यादें आज भी कई गांव वालों के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। प्रथम नाभिकीय विस्फोट स्थल के करीब के गांवों के लोग उस वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि उस दिन अचानक धमाका हुआ तो उनके घरों में कंपन की वजह से दरारें पड़ गई। तब 12,000 TNT क्षमता का विस्फोट किया गया था। ग्रामीण उस वक्त की यादों को याद करते हुए बताते हैं कि उस वक्त धमाके से धूल का गुब्बारा उठा था और कुछ देर बाद शांत हो गया। लेकिन शांत नहीं हुई तो भारत की पूरी दुनिया में गूंज। आगे की कहानी जानेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में।
कुकू एफएम पर भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी का एपिसोड 9। पिछले अंक में हमने आपको बताया कि पहले परमाणु परीक्षण के दिन 18 मई 1974 की कहानी सुनाई और जहां ये परीक्षण हुआ वहां के गांव वालों को किस बात का अफसोस है, इस बारे में भी जाना। अब सुनिए आगे की कहानी। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट की तीसरी यूनिट का उद्घाटन किया, जिससे भारत में न्यूक्लियर बिजली की उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट बढ़ गई है। लेकिन यहाँ तक आने में हमें कितना वक्त लगा और किन किन प्रयासों से हम यहाँ तक पहुँचे और ये सब शुरू कैसे हुआ, यही हम आपको इस सीरीज में बता रहे हैं। ये कहानी है भारत के परमाणु पावर बनने के सफ़र को पंख लगने की। भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु से जुड़े कार्यों का जिम्मा वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को सौंपा था। जब पाक के साथ 1971 का युद्ध हुआ तब तक परमाणु की दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ था, लेकिन धीमी रफ्तार में कोशिशें चल रही थीं। इधर बात जब हम कर रहे हैं स्माइलिंग बुद्धा की, तो एक शख्स का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। वो हैं डॉक्टर पी.के. अयंगर, जिन्होंने इस परमाणु हथियार को बनाया था। जी हाँ, भले ही डॉक्टर राजा रमन्ना प्रोजेक्ट हेड थे, पर इस परमाणु हथियार को डॉक्टर पी.के. अयंगर ने बनाया और इसका डिज़ाइन तैयार किया था। जब तक परमाणु का सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं लिया गया, डॉक्टर पी.के. अयंगर ने इसके डिज़ाइन और इसकी ताकत को सबसे गोपनीय ही रखा। 1975 में पद्म भूषण और साल 1971 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले अयंगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रहे। हालांकि परमाणु परीक्षण इनकी वजह से ही सफल हो सका, पर अयंगर बहुत ही शांतिप्रिय व्यक्ति थे। यही वजह है कि उन्होंने शांति के लिए काफ़ी काम किया। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना बेस में 75 वैज्ञानिकों की टीम ने स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट का सफल परीक्षण किया। सुबह 8:05 पर भारत ने अपने पहले परमाणु बम पोखरण का सफल टेस्ट कर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। इस कहानी में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पहलू आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। चलिए आपको उस बम के बारे में भी बता देते हैं। उस बम की गोलाई करीब 1.2 मीटर थी और वज़न 1400 किलोग्राम था। इसके इतने बड़े आकार से ही सरलता से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आखिर कितना घातक रहा होगा। कहते हैं कि जब ये फटा था तो 8 से 10 किलोमीटर दूर तक धरती हिल गई थी। भारत से पहले संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी देशों ने ही परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु परीक्षण का नाम बुद्ध जैसे शांतिप्रिय व्यक्तित्व के पीछे रखने की खास वजह थी। भारत दुनिया को बताना चाहता था कि ये परीक्षण शांति के उद्देश्य से किया गया है। दुनिया में भारत को परमाणु ताकतों की कतार में ला खड़े रखने वाले पोखरण के साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों से अलग परमाणु परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया। लेकिन शांति स्थापना के लिए किए गए इस परीक्षण ने अमेरिका जैसे कई देशों के पेट में दर्द कर दिया था। सबसे पहले अमेरिका ने भारत के परमाणु टेस्ट की शिकायत यूएन में कर दी। अमेरिका का कहना था कि भारत ने बिना यूएन को सूचित किए परमाणु बम का टेस्ट कर लिया, जिससे दूसरे देशों में असुरक्षा और भय का माहौल बनेगा। पर इस शिकायत के जवाब में भारत भी पीछे नहीं रहा। भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों ने सटीक जवाब देते हुए कहा कि उनका परमाणु बम परीक्षण शांतिपूर्ण कारणों के लिए था। भारत की ओर से जवाब दिया गया कि युद्ध करने के लिए उन्होंने परमाणु बम नहीं बनाया है। इसके बाद भी इस परीक्षण को गलत ठहराने की कई कोशिशें की गई, लेकिन लंबे समय तक कोई भी इस बात के लिए भारत पर उंगली नहीं उठा सका, क्योंकि सब जानते थे कि भारत कितना शांति प्रिय है।
भारत ना ही युद्ध की पहल करता है और ना ही किसी जंग को उकसाने का प्रयास। लेकिन फिर भी हर देश अपनी ताकत के अनुसार भारत के परमाणु परीक्षण को गलत साबित करने में लगा था। अमेरिका ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना इत्यादि भारत के परमाणु परीक्षण को गलत ठहराने में लगे हुए थे। हालांकि इन सब बातों का भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ा और भारत विश्व में एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरा। लेकिन इस परीक्षण के आगे ना बढ़ने में और उस वक्त सब कुछ रोक देने के पीछे इन्हीं देशों का दबाव था। आगे इस कहानी में क्या हुआ और कैसे इन शिकायतों पर रोक लगी, जानेंगे आगे के अंकों में। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए बताइए। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार है। कुकू एफएम पर भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी का एपिसोड 10। भारत ने आज अंतरिक्ष की दुनिया में कई परचम लहरा दिए हैं और जैसा हम इस कहानी में बता रहे हैं कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी, अब तक इस कहानी के 9 अंक हो चुके हैं और ये इस कड़ी का 10वां अंक है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज के वक्त में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कुछ साल पहले भारत ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को मार गिराया और ऐसा करके भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अंतरिक्ष में होने वाला ये मिशन पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण जैसा ही था। इस परीक्षण के बाद भारत ने एक बार फिर दुनिया में अपना लोहा मनवाया। वैज्ञानिकों की माने तो भारत का ये सफल ऑपरेशन भी बहुत महत्वपूर्ण था। जी हाँ, एक वैज्ञानिक ने इस बारे में बताया था कि अब भारत जल, नभ और थल के अलावा अंतरिक्ष में भी दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकता है। यानी अगर कोई दुश्मन देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट के जरिए भारत पर नजर रख रहा है या फिर जासूसी कर रहा है तो भारत उसकी ही मिसाइल को नष्ट कर सकता है। अब इस बात से आप सोच ही सकते हैं कि भारत परमाणु शक्ति के मामले में कितना आगे निकल चुका है। जी हाँ, एक वक्त पर जहां भारत एक छोटी सी लैब में काम कर रहा था, वहीं ये मिशन जिसका हमने अभी जिक्र किया, जिसे कुछ सालों पहले किया गया था, ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया था। इस मिशन को इसरो और DRDO की सहायता से ही पूरा किया गया है। कड़ी मेहनत के कारण ही आज भारत का नाम परमाणु शक्ति वाले देशों में आया है। इन सब के बावजूद भी भारत कभी भी परमाणु बम को किसी देश को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। चलिए एक बार फिर से आपको जरा पीछे लिए चलते हैं। हमने आपको पिछले अंकों में बताया था कि अमेरिका भारत के 1974 के परीक्षण को फुस मानता था। लेकिन एक सच ये भी है कि अमेरिकी वैज्ञानिक संघ ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया था कि हो सकता है कि 18 मई 1974 को भारत द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण आंशिक रूप से ही सफल हो। FAS ने कहा, अमेरिकी खुफिया समुदाय ने वास्तविक विस्फोटक शक्ति के 4 से 6 किलो टन के बीच होने का अनुमान लगाया था। परीक्षण से 47 से 75 मीटर के दायरे में 10 मीटर गहराई का गड्ढा हो गया था। यानी कि अमेरिका के इस ऑपरेशन को फुस कहने की बात सही नहीं थी। खैर, ये तो बात रही पोखरण 1 की। लेकिन पोखरण 1 से 2 तक का सफर भी कुछ खास आसान नहीं था। 24 जनवरी 1996 की तारीख वाले खुफिया मूल्यांकन दस्तावेज में कहा गया 24 जनवरी 1996 की तारीख वाले खुफिया मूल्यांकन दस्तावेज में कहा गया कि भारतीय वैज्ञानिक समुदाय तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव पर दूसरे परमाणु परीक्षण के लिए जोर दे रहा था। दस्तावेज में बिना किसी विस्तृत कारण से निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा गया, हो सकता है कि 1974 के करीब असफल टेस्ट के बाद वैज्ञानिक राव पर भारत के अप्रमाणित परमाणु उपकरण के और परीक्षण के लिए जोर दे रहे हों। इस बारे में जानेंगे आगे के अंकों में। आप सुनते रहिए कुकू FM।
नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी। ये है एपिसोड 11। पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया कि भारतीय वैज्ञानिक समुदाय पहले परमाणु परीक्षण के असफल होने के बाद 1996 से दूसरे परीक्षण के बारे में विचार कर रहे थे और इसकी तैयारी तो काफ़ी पहले से चल रही थी। लेकिन इंतज़ार था एक ठोस फैसले का, जो लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। 18 मार्च 1998 को दूसरी बार सत्ता संभालते ही उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसने सारी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 2 दिन बाद ही वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात की और कहा कि आप लोग परमाणु परीक्षण की तैयारी करें। तब तक वाजपेयी सरकार को विश्वास मत भी हासिल नहीं हुआ था। 28 मार्च को विश्वास मत हासिल करने के कुछ दिनों बाद 9 अप्रैल को वाजपेयी ने फिर से एक बैठक बुलाई और कलाम से पूछा कि टेस्ट की पूरी तैयारी में आपको कितना वक्त लगेगा। कलाम ने जवाब दिया 30 दिन और इस तरह से उसी वक्त ऑपरेशन शक्ति यानी परमाणु परीक्षण का वक्त तय हो गया। 11 मई और 13 मई 1998 को हुए 5 परमाणु परीक्षणों ने भारत को देखने का दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर बालाचंद्रन ने भी इसके बारे में कहा था कि जब 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ तो ये सबके लिए बेहद चौंकाने वाला था और बेहद गुप्त तरीके से इस टेस्ट की तैयारी की गई थी। आज भारत इस क्षेत्र में सफलता की कई सीढ़ियां चढ़ चुका है। जैसा कि हमने पिछले एक अंक में जिक्र किया था कि भारत ने 2019 में अंतरिक्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और एक सैटेलाइट को मार गिराया। भारत ने एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना है। जरा सोचिए, तब से अब तक हम कितना आगे आ चुके हैं। जब ये परीक्षण हुआ तो इसे भी अटल जी के समय में हुए पोखरण परीक्षण से जोड़कर देखा गया, क्योंकि इसका महत्व भी नहीं था। तब भी दुनिया के किसी देश को खबर नहीं थी भारत इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है या फिर कर भी दिया है, और 2019 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिस तरह उस समय सफल परमाणु परीक्षण के बाद 20 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी परीक्षण स्थल पहुंचे थे, वहीं से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को जय जवान जय किसान जय विज्ञान का एक नया नारा दिया था। उसी तरह इस परीक्षण के सफल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। 1998 के परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत की आलोचना उसी प्रकार से हो रही थी जिस तरह से उत्तर कोरिया की हो रही है। इस परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत को परमाणु सामग्री और ईंधन की आपूर्ति रोक दी थी। तब यूनाइटेड नेशन ने भारत पर हर तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल यूनाइटेड नेशन द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत के आर्थिक विकास को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। लेकिन 1998 के परमाणु परीक्षण का बड़ा फायदा ये हुआ कि बेवजह दादागिरी दिखाने वाले चीन समेत कई देशों की हेकड़ी निकल गई थी। आगे के अंकों में आपको भारत के परमाणु सफर से जुड़ी और भी रोचक जानकारियां देंगे। बने रहिए इस सीरीज में हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि भारत आज न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में जहां तक पहुंचा है, उसमें पोखरण परीक्षण का कितना योगदान है? हमें कमेंट करके बताइए। क्या आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं? ये भी हमें ज़रूर बताएं। ऑपरेशन शक्ति से मिशन शक्ति तक भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। ऑपरेशन शक्ति यानी कि पोखरण परीक्षण और मिशन शक्ति यानी कि 2019 का सफल एंटी गाइडेड मिसाइल परीक्षण। नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी का एपिसोड 12। कुछ अंक पहले हमने जिक्र किया था कि किस तरह ऑपरेशन शक्ति के कुछ घंटे पहले ऐसा लगा कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।
चलिए फिर उन कड़ियों को जोड़ते हैं और आपको ले चलते हैं। दिलचस्प तो 1998 के अप्रैल और मई के महीने थे। जी हाँ, एक न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट में 11 मई का हाल बताया गया था कि एक छोटे से बंकर में बने अस्थायी कंट्रोल रूम के अंदर सैनिक वर्दी में बैठे वो 3 लोग पसीना पसीना हो रहे थे, जिनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उनके इर्द गिर्द कंप्यूटरों के साथ साथ रंग बिरंगी बत्तियों वाले कंट्रोल पैनल बिखरे थे। ये सब कोई एक बार देखे तो हैरान ही हो जाए। एक ताले में लगी चाबी को घुमाने पर वहां रखे पैनलों में से एक के टाइमर में उल्टी गिनती शुरू हो जाती। ऐसी ही एक गिनती ने 11 मई को बिजली सप्लाई करके दुनिया को हिला देने वाले ब्लास्ट कर डाले। पर इससे पहले पोखरण की हवा ने उन्हें खूब परेशान किया और ऐसा लगने लगा कि शायद ये परीक्षण नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमने आपको पिछले एक अंक में बताया था कि रात के अंधेरे में परीक्षण का सामान लिए ट्रक पोखरण पहुंचे थे, जहां विस्फोटक, डेटोनेटर और ट्रिगर पहले ही पहुंचा दिए गए थे। प्लूटोनियम के गोले मिलते ही वैज्ञानिकों ने असेंबलिंग का काम शुरू कर दिया और अमेरिकी सैटेलाइट्स को चकमा देने के लिए ये सारा काम रात में ही किया गया था। लेकिन परीक्षण से कुछ घंटे पहले जब चिदम्बरम और कलाम कंट्रोल रूम में बैठे थे, तब रेंज के मौसम विज्ञान अधिकारी उनके पास गए और बताया कि अचानक से तेज हवा चलने लगी है। जब तक हवा थम नहीं जाती तब तक मिशन रोकना पड़ेगा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हवा के तेज चलने का मिशन को रोकने से क्या कनेक्शन है, तो आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। दरअसल अगर तेज हवा के बीच ब्लास्ट किया जाता तो फिर अगर ब्लास्ट के बाद रेडिएशन फैलता तो वो तेज हवा के जरिए पास के गांवों तक पहुंच जाता और लोग मारे जाते। अब सबके बीच में इस बात को लेकर टेंशन हो गई थी कि आखिर किया क्या जाए। हवा दोपहर तक नहीं थमी और बाहर का तापमान बढ़ता ही जा रहा था। जब ये तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, फिर आखिर में जब दोपहर में 3 बजे के बाद हवा थमी, तब 3:45 पर तीनों उपकरणों का ब्लास्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक समस्या और थी, और वो ये कि पोखरण से गांव काफ़ी पास थे और यही वजह थी कि वैज्ञानिक हद से हद 45 किलो टन ब्लास्ट करा सकते थे। तो वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के जरिए पहले ही कायदे से अंदाज़ा लगा लिया था कि रेडियो एक्टिविटी को ज़मीन की सतह के नीचे ही रोका जा सके, और इस बात का पूरा ध्यान भी रखा गया। फिर हुआ विस्फोट और आखिर आया वो समय जिसका सभी इंतज़ार कर रहे थे। विस्फोट होने के बाद वहाँ मौजूद सब लोगों का क्या रिएक्शन था, जानेंगे अगले अंक में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। भारत के परमाणु ताकत बनने के पीछे की इस कहानी में आपको क्या बात सबसे अच्छी लग रही है और क्या बात नहीं, ये भी बताइए। स्टोरी आगे के एपिसोड्स में भी जारी रहेगी, तो आप कुकू FM पर हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, कुकू FM पर आप सुन रहे हैं भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी का एपिसोड 13। पिछले अंक में बात चल रही थी पोखरण में हो रहे परमाणु परीक्षण को किस तरह वहां चल रही तेज हवा ने प्रभावित किया। जनक राज रॉय ने अपनी किताब पोखरण 2 द एक्सप्लोजन दैट रॉक्ड द वर्ल्ड में परीक्षण वाले दिन के आखिरी घंटों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, 11 मई के दिन सुबह बंकर में सेटअप किए पैनल्स में से एक स्विच को दबाते ही कंप्यूटर पर काउंटडाउन टाइमर चमकने लगा। उस वक्त सुबह के करीब 9 बजे थे। इन्हीं पैनल्स में से निकलकर एक इलेक्ट्रिकल करंट को ट्रिगर डिवाइसेस तक पहुंचना था और परमाणु बम की एक सीरीज के विस्फोटों से पूरी दुनिया के सामने भारत को ताकतवर शक्ति के रूप में पहचान मिलने वाली थी। लेकिन तभी तेज हवाओं की वजह से इसे रोका गया। परीक्षण को कुछ देर के लिए रोका गया और सभी की नजरें उड़ रही रेतों पर जम गईं कि कब ये हवा थमे और कब परीक्षण को दोबारा शुरू किया जा सके।
क्योंकि अब इस गौरवशाली पल का किसी से भी इंतजार नहीं हो रहा था। सब्र तो मानो सबके अंदर ही खत्म हो रहा था, क्योंकि अब बस उस पल को देखने की इच्छा, उस ख्वाब को हकीकत में बदलते देखने की चाहत सभी के दिल दिमाग पर हावी हो चुकी थी। खैर, कुछ वक्त बाद हवा थमी और करीब 3:45 पर ट्रिगर दबा और फिर हुआ जबरदस्त विस्फोट। ऐसा ताकतवर विस्फोट कि पोखरण की रेतीली जमीन कांप उठी और कांप गए उन लोगों के दिल भी जो ऐसा कहा करते थे, माना करते थे कि भारत देश परमाणु ताकत कभी बन ही नहीं सकता। कुछ ही सेकंड्स में रेत के बवंडर ने सब कुछ ओझल कर दिया और 11 मई 1998 को बुध एक बार फिर से मुस्कुरा उठे। जैसे ही विस्फोट किया गया, जमीन में 200 से 300 मीटर नीचे 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पैदा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी और शायद यकीन भी नहीं होगा कि यह सूरज के बराबर का तापमान है। ब्लास्ट से करीब 1000 टन की चट्टान या छोटी पहाड़ी तुरंत भाप बन गई और चट्टान के नीचे धंसने के साथ ही उतनी ही चट्टान और पिघल गई। वो फौरन ठंडी हो गई और उसने रेडियो एक्टिविटी को रोक दिया। फुटबॉल के मैदान के बराबर की जमीन कई मीटर ऊपर उठ गई। आसपास लगे दर्जनों भूकंप मापी यंत्रों ने तुरंत परीक्षण को रिकॉर्ड करके उसकी पुष्टि कर दी। एक रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि परीक्षण देख रहे सैकड़ों सैनिक बरबस ही भारत माता की जय बोल पड़े और कुछ ही सेकंड्स में हर ओर से भारत माता की जय के नारे सुनाई देने लगे। वो पल, वो माहौल ऐसा था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पल असल में दिल को छू लेने वाला था। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। चिदंबरम ने 1974 जितना ही रोमांच महसूस किया। काकोडकर हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने कहा, हमने अपना काम कर दिया है। फिर धीरे से बोले, सफलतापूर्वक। ये सारे लोग 2 दिन बाद फिर उसी जगह गए और उन्होंने 2 और परीक्षण किए, सफलतापूर्वक। हमें उम्मीद है कि आप भी मन ही मन भारत माता की जय के नारे लगा रहे होंगे। कमेंट में लिखकर हमें भी बताइए। भारत के परमाणु ताकत बनने की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अगले अंकों में आप जानेंगे भारत को परमाणु शक्ति से लैस बनाने वाली नीली अप्सरा की कहानी। क्या है ये नीली अप्सरा? क्या कनेक्शन है इसके भारत के परमाणु शक्ति बनने की कहानी से? कुकू एफएम पर भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी, एपिसोड 14। पिछले अंक में हमने जिक्र किया था भारत को परमाणु शक्ति से लैस बनाने वाली नीली अप्सरा की कहानी। चलिए अब इसी कहानी के बारे में जानते हैं। ये कहानी है भारत के पहले परमाणु रिएक्टर की। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि पोखरण 2 की कल्पना या इसको हकीकत में बदलने की कोशिश एक दिन में नहीं की गई थी और ना ही एक दिन में ये हो सकता था। भारत को परमाणु शक्ति बनाने का ख्वाब तो न जाने कितनी आंखों ने कब कब देखा। अभी हम बात कर रहे हैं भारत के पहले परमाणु रिएक्टर की, लेकिन इसकी शुरुआत के लिए एक कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी तो जुड़ी है 6 अगस्त 1945 जापान से। यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर हुए परमाणु हमले की। एक ऐसा धमाका जिसने कुछ ही मिनटों के अंदर एक पूरे जीते जागते शहर को राख के ढेर में बदल दिया। कुछ मिनट पहले जहां खुशियां थी, लोग थे, हंसता खेलता माहौल था, कुछ ही देर बाद वहां हर तरफ सिर्फ राख थी, सिर्फ और सिर्फ राख। ये यहाँ ही नहीं रुका। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पर गिरा। इन परमाणु बमों ने दुनिया को मानो पूरा ही बदल दिया। पूरी दुनिया की सोच भी बदल गई। दुनिया में कुछ ऐसा हो गया था जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। युद्ध तो दुनिया ने पहले भी देखे थे, एक नहीं अनेक बार देखे थे, लेकिन युद्ध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ना किसी ने देखा था और ना ही सोचा था। अब
पूरी दुनिया के हर देश में ये फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी कि अगर किसी भी देश को खुद को सुरक्षित रखना है तो परमाणु शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। ये वो वक्त था जब भारत में कई बदलाव हो रहे थे। हालांकि भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तय हो रही थी कि अंग्रेजी शासनकाल अब भारत में ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। मतलब एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि भारत के लिए अब खुद से अपनी कहानी लिखने का समय आ चुका था। वो कहानी जिसके पन्नों पर क्या लिखा होगा ये भी भारत को ही तय करना था। वो कहानी जिसमें कौन सा किस्सा होगा और कौन सा नहीं। वो कहानी जिसमें कितने ख्वाब होंगे और कितनी हकीकत, ये सब भारत को ही तय करना था। ऐसे में इस कहानी में आए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कि जो कि कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में उनकी जानकारी और लगाव काफ़ी था। डॉक्टर भाभा ही भारत में परमाणु ऊर्जा रिसर्च का काम शुरू करने वाले थे और इसके लिए उनके मन में जुनून भी बहुत था। मार्च 1944 में डॉक्टर भाभा ने सर दोराब टाटा ट्रस्ट में एक प्रपोजल जमा किया, जो कि एक न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट बनाए जाने का प्रपोजल था। प्रपोजल पास भी हुआ और फिर दिसंबर 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। बस यहीं से भारत में परमाणु ऊर्जा पर रिसर्च का काम शुरू हो गया। फिर वक्त आया भारत की आज़ादी का। आया साल 1947 और भारत आज़ाद हुआ। नई सरकार ने 15 अप्रैल 1948 को एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया, जिसके तहत इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी IAEC का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना। इसी वजह से हम कह रहे थे कि परमाणु क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने की संकल्पना एक दिन में नहीं लिखी गई, ना ही एक दिन में ये सब सोचा गया। ये कहानी तो न जाने कब से लिखी जा रही थी। फिर मौका आया IAEC के गठन का। इस मौके एटॉमिक ऊर्जा विकसित करने के पीछे हमारा मकसद युद्ध नहीं बल्कि केवल शांति है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि अगर एक देश के तौर पर हमें मजबूर किया गया तो हमें इसका इस्तेमाल और तरीकों से भी करना पड़ेगा। भले ही इस मसले पर हमारी भावनाएं कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, लेकिन हम में से कोई भी इसके सही और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल से इनकार नहीं कर सकता। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद दुनिया दो गुटों में बट गई। सबने अपनी अलग अलग नीतियां बनाई और उन नीतियों पर देश काम भी कर रहे थे। भारत ने नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई और हर वैश्विक मंच पर परमाणु हथियारों को रोकने की बात कही। लेकिन ये बात भी साफ थी कि अगर बाकी देश न्यूक्लियर पावर की होड़ में रहेंगे तो भारत को भी आगे आना ही होगा। भारत भी पीछे नहीं रह सकता। भारत इस वक्त काफ़ी कुछ प्लान कर रहा था और एक प्लस पॉइंट ये भी था कि भारत अभी ही आज़ाद हुआ था। ऐसे में किसी भी देश को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इस समय में ऐसा कुछ भी सोच सकता है। यूँ तो अमेरिका और यूरोप की नज़र परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड सभी गतिविधियों पर रहती थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अभी अभी आज़ाद हुआ एक देश परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ खास आगे बढ़ पाएगा। इसी वजह से भारत इस वक्त कुछ खास निगरानी में नहीं था। आगे क्या हुआ इस कहानी में जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। क्या आप इससे पहले डॉक्टर भाभा के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो क्या, हमें बताइए कमेंट्स में। नमस्कार, कुकू FM पर आप सुन रहे हैं भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी एपिसोड 15। पिछले अंक में हमने जिक्र किया था आज़ाद भारत में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी IAEC के गठन का। लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकी, बल्कि पहुंची लॉस एलामास का। अब अगर आप सोच रहे हैं लॉस एलामास क्या है, तो आपको आसान शब्दों में यहाँ समझाते हैं। दरअसल परमाणु सफलता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 3 जनवरी
1954 को IAEC ने एक नया उपक्रम बनाया, एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जिसे भारत का लॉस एलामास कहा गया। अब इसे ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हमें तो सुनने में ही ये नाम काफ़ी अजीब सा लग रहा है। ऐसे में इस अजीब नाम को देने के पीछे क्या वजह थी? दरअसल ये नाम यूं ही नहीं दिया गया, बल्कि लॉस एलामास अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में वो जगह है जहां अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का आविष्कार किया था, और इसीलिए इसे भारत का लॉस एलामास नाम दिया गया। इसके कुछ ही महीने बाद DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने डॉक्टर भाभा को DAE का सेक्रेटरी नियुक्त किया। आप शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सीधा प्रधानमंत्री को जवाब देना होता था, और तब ही नहीं बल्कि आज भी ऐसा ही होता है। अब भी ये डिपार्टमेंट सीधा प्रधानमंत्री को ही जवाब देता है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में परमाणु ऊर्जा का महत्व कितना है और कितना होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। समय आ गया था 1955 का साल, जब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का फैसला होने जा रहा था। जी हाँ, 15 मार्च 1955 को एनर्जी कमीशन की मीटिंग में तय हुआ कि ट्रॉम्बे में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाए। लेकिन इस तरह के रिएक्टर के लिए एनरिच्ड यूरेनियम की ज़रूरत थी, और भारत में रिसर्च अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंचा था कि वो यूरेनियम को एनरिच कर सके। तो अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर क्या किया जाए। ऐसे में डॉक्टर भाभा ने इस बात का भी हल निकाला। उन्होंने कैम्ब्रिज में वैज्ञानिक अपने एक दोस्त से बात की और उनकी मदद ली। ये दोस्त थे कॉकरोफ्ट। उनकी मदद से अक्टूबर 1955 में यूनाइटेड किंगडम एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी और DAE के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत यूके ने भारत को एनरिच्ड यूरेनियम की सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन सिर्फ ईंधन की सप्लाई ही यूके से हुई, बाकी सारा काम भारत में ही हुआ। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को असेंबल करने से लेकर रिएक्टर के अलग अलग हिस्सों को बनाने तक सब कुछ हमारे देश में ही किया गया। जैसा हमने पिछले अंक में कहा कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को उम्मीद नहीं थी कि हाल ही में आज़ाद हुआ भारत देश ऐसा कुछ भी सोच या कर सकता है। इसलिए भारत पर कुछ खास नज़र नहीं रखी जा रही थी, बल्कि डॉक्टर भाभा के दोस्त जॉन कॉकरोफ्ट, जिन्होंने यूरेनियम दिलाने में मदद की थी, वो भी इसे मजाक ही समझ रहे थे। कई जगह इस बात का भी जिक्र है कि जब डॉक्टर भाभा ने उनसे कहा था कि भारत 1 साल के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेगा, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा होना किसी भी हाल में संभव ही नहीं है। लेकिन अगर उस वक्त की रियलिटी पर नज़र डाली जाए तो बात पूरी तरह से बेबुनियाद भी नहीं थी, क्योंकि रिएक्टर बनाना कोई इतना सरल काम नहीं था, बल्कि इसमें कई मुश्किलें आनी ही थीं, और ये तय था। वैज्ञानिक जब रिएक्टर को तैयार कर रहे थे, उस समय ट्रॉम्बे में कोई सरकारी कैंटीन नहीं थी, और सरकार ने जो नियम बनाए हुए थे उसके अनुसार बाहर से खाना भी नहीं लाया जा सकता था। ऐसे में वैज्ञानिकों को 24 घंटे की शिफ्ट में ट्रैवल करना पड़ता था। इन परेशानियों को समझकर डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और ये सारी बातें कहीं। तब नेहरू जी ने वैज्ञानिकों के लिए खाने और कारों की व्यवस्था की ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। आखिरकार वैज्ञानिकों की मेहनत रंग भी लाई और 1 साल में रिएक्टर बनकर तैयार हो गया। जो योजना थी उसके अनुसार 31 जुलाई 1956 को रिएक्टर क्रिटिकल स्थिति पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल रॉड की गड़बड़ी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। क्या होती है क्रिटिकल स्थिति और नीली अप्सरा क्या है, जानेंगे इस कहानी के अगले अंक में। वैसे आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। कुकू एफएम पर भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी एपिसोड 16।
पिछले कुछ अंकों से हम आपको बता रहे हैं आज़ादी के बाद भारत में बनने वाले पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनने की कहानी। चलिए बताते हैं आपको क्या है ये नीली अप्सरा। पिछले अंक में हमने बात छोड़ी थी कि रिएक्टर अपनी क्रिटिकल स्थिति पर नहीं पहुंच पाया था, जबकि उसे पहुंच जाना चाहिए था। ये बात हो सकती है समझने में मुश्किल हो, लेकिन हम आपके लिए इसे आसान बना देते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको न्यूक्लियर रिएक्टर और इसके अंदर के रिएक्शन को समझना होगा। नहीं, इसे समझना मुश्किल नहीं है, हम समझाते हैं आपको। दरअसल रिएक्टर के अंदर होता है कुछ ऐसा कि जब न्यूट्रॉन यूरेनियम के परमाणु से टकराते हैं तो उसमें एनर्जी तो निकलती ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे न्यूट्रॉन भी निकलते हैं जो बाकी बचे हुए यूरेनियम परमाणुओं से टकराते हैं। और ये जो टक्करें होती हैं, इनसे एक प्रकार की चेन रिएक्शन बनती है। लेकिन यहाँ पर यानी कि इस रिएक्शन के दौरान जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी स्पीड सामान्य नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और इसीलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आसान नहीं होता। इसके लिए हैवी वाटर या ऐसे ही किसी और मॉडरेटर को काम में लाया जाता है। जब न्यूट्रॉन की गति को इस लेवल तक कंट्रोल कर लिया जाए कि रिएक्शन सस्टेन्ड हो जाए और एक ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड वे में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, तो इस स्टेज को क्रिटिकल स्थिति कहते हैं। ये रिएक्टर इस स्टेज पर पहुंचा 4 अगस्त 1956 को। जी हाँ, इसी दिन दोपहर के वक्त ट्रॉम्बे रिएक्टर क्रिटिकल स्थिति पर पहुंच गया और इसी के साथ इस स्थिति में पहुंचने वाला ये एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। चलिए, ये बात तो हुई रिएक्टर की, लेकिन एक सवाल अब भी वही है कि इसे नीली अप्सरा नाम क्यों दिया गया और किसने दिया? क्या आप इस सवाल का जवाब पहले से जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। दरअसल नेहरू जी ने इस रिएक्टर को देखकर इसे अप्सरा नाम दिया, पर आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह जानने के लिए रिएक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बहुत तेज़ गति से न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये इतने तेज़ होते हैं कि पानी के अंदर इनकी स्पीड लाइट से भी तेज़ होती जाती है और इसी वजह से एक नीले रंग की रोशनी निकलती है। इसी नीले रंग की रोशनी को देखकर ही नेहरू जी ने इस न्यूक्लियर रिएक्टर को अप्सरा नाम दिया था। अप्सरा का मतलब जल कन्या भी होता है। उन्होंने कहा कि ये सुंदर नीले रंग का है और पानी से भी जुड़ा है, इसलिए इसका नाम नीली अप्सरा पड़ा और आज भी इसे वैसे ही याद रखा जाता है। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की पहली और बड़ी उपलब्धि थी और जैसा कहते हैं नींव से ही इमारत बनती है, वैसे ही इसके चलते भारत आज एक परमाणु संपन्न देश बन सका। पर इसके बाद दुखद ये रहा कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का 1966 में एक प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया। उनकी मृत्यु नेचुरल थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी, इस बारे में भी कई सवाल उठते हैं। दरअसल अक्टूबर 1965 में ऑल इंडिया रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर भाभा ने कहा था कि अगर उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाए तो भारत 18 महीनों में एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। लेकिन इसके ठीक 3 महीने बाद 24 जनवरी 1966 को बॉम्बे से न्यूयॉर्क जाते हुए उनकी फ्लाइट क्रैश हो गई और इसमें जितने भी यात्री थे सब मारे गए। इस प्लेन हादसे को लेकर कई बार ये दावे किए जाते रहे हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। हालांकि ये बात कभी प्रमाणित नहीं हो सकी, लेकिन यदा कदा इस बारे में सवाल जरूर उठाए जाते रहे हैं। हालांकि उस वक्त जो तहकीकात की गई थी उसमें इसे दुर्घटना ही करार दिया गया था, लेकिन फिर भी सच क्या है ये अभी भी सवालों के घेरे में है। पर यह बात पूरी तरह से सत्य है कि डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु शक्ति बनाने में जो योगदान दिया उसे कभी भी भूला नहीं जा सकता। आज भारत जिस मजबूत स्थिति में है उसके लिए उनका धन्यवाद किया जाना बहुत जरूरी है। अप्सरा का उसके बाद क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। तो 50 साल से भी ज्यादा वक्त तक
इसमें परमाणु रिसर्च का काम चला। फिर साल 2009 में इसे डीकमीशन कर दिया गया। इसके बाद 2018 में इसे दोबारा चालू किया गया और वर्तमान में ये 2 गुनी क्षमता से काम कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों के जज्बे के लिए कमेंट में कुछ लिखना बिल्कुल ना भूलें। आगे के एपिसोड्स में आपको भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी और इससे जुड़े कुछ और हीरोज़ के बारे में बताएंगे। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। साथ ही अगर और भी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में तो वो भी लिख सकते हैं। नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी। ये इस कहानी का 17वां एपिसोड है। अब तक के अंकों में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया। किस तरह स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया गया, कैसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर नीली अप्सरा बनाया गया, कैसे पोखरण 2 हुआ, किस तरह हम ऑपरेशन शक्ति से मिशन शक्ति तक पहुंचे। इस बीच क्या क्या अड़चनें, क्या क्या चुनौतियां आई, ये भी आपने जाना। साथ ही वो कौन से महान लोग थे जो इस सब में शामिल थे, जिनके योगदान से आज हम यहाँ तक पहुँचे। कुछ और भी ऐसे बिंदु हैं जिनका इस कहानी में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर वो भी जान लेते हैं। ये कहानी और भारत की ये सफलता की इबारत यूं ही नहीं लिखी गई, बल्कि इसके पीछे कई महान वैज्ञानिकों का, महान देशभक्तों का हाथ रहा। जैसा हमने पिछले अंक में जिक्र किया था, डॉक्टर भाभा का। डॉक्टर भाभा की मुलाकात 1944 में हुई राजा रमन्ना से, जो कि एक चर्चित वैज्ञानिक थे और जिनका योगदान भी भारत के न्यूक्लियर पावर बनने में भी कम नहीं है। रमन्ना होमी जहांगीर भाभा से काफ़ी प्रभावित थे। उनको भाभा से अल्फ्रेड मिस्तोस्की ने मिलाया था। अल्फ्रेड ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक के परीक्षक थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण उनको भारत में रुकना पड़ा था। भाभा से अपनी पहली मुलाकात के बारे में याद करते हुए रमन्ना ने लिखा था कि 1944 का एक दिन था। डॉक्टर अल्फ्रेड ने मुझसे बताया कि भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उनकी माँ एक स्टेट गेस्ट हाउस में अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप उस वैज्ञानिक से मिलना चाहेंगे। रमन्ना ने हाँ कर दिया। डॉक्टर अल्फ्रेड ने जब उनका नाम बताया तो फिर रमन्ना से बिल्कुल नहीं रुका गया। भाभा के साथ उनकी ये पहली और आखिरी मुलाकात नहीं थी। 1947 में एक बार फिर होमी जहांगीर भाभा लंदन आए हुए थे। जब वो रमन्ना से मिले तो उन्होंने रमन्ना को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में जॉब ऑफर की। भाभा ने रमन्ना को अपनी पीएचडी पूरी करने दी। रमन्ना ने 1 दिसंबर 1949 को TIFR ज्वाइन किया। उन दिनों TIFR को मुंबई के यॉट क्लब के परिसर में शिफ्ट किया गया था। हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर रमन्ना की न्यूक्लियर फिजिक्स लैब बन गई, जहां उन्होंने न्यूक्लियर फिजन और स्कैटरिंग पर काम करना शुरू किया। रमन्ना का नाम पहले भी इस सीरीज में ज़रूर आया है, क्योंकि उनका नाम जुड़ा ही इस कहानी से इस तरह है। 18 मई 1974 को पहले न्यूक्लियर परीक्षण के साथ भारत दुनिया के 6 पावरफुल देशों में शामिल हो गया। इससे पहले यूएन की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश ही न्यूक्लियर पावर थे। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि न्यूक्लियर परीक्षण को अंजाम देने वाली टीम का नेतृत्व राजा रमन्ना ने ही किया था। ये उन्हीं का मार्गदर्शन और विस्तार था। जी हाँ, उन्होंने ही न्यूक्लियर हथियारों पर वैज्ञानिक रिसर्च को आगे बढ़ाया। यानी कुल मिलाकर देश को न्यूक्लियर पावर बनाने में राजा रमन्ना का योगदान बहुत है। 1958 में उनको न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई और फिर डॉक्टर भाभा के असामयिक निधन के बाद वो न्यूक्लियर बम प्रोग्राम के प्रमुख बन गए। जब इंदिरा गांधी 1967 में प्रधानमंत्री बनी तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम तेज हो गया था। उस समय रमन्ना के अलावा 75 और वैज्ञानिक परियोजना पर काम कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें सूचित किया था कि भारत लघु परमाणु बम बनाने और उसका परीक्षण करने को तैयार है।
सितंबर 1972 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर बम बनाने और इसके परीक्षण को हरी झंडी दी थी। रमन्ना की कोशिशें आखिर सफल हो रही थी। रमन्ना ने न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर और रिएक्टर फिजिक्स में अहम योगदान दिया। उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे में फिजिक्स और रिएक्टर फिजिक्स प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई। नीली अप्सरा, जिसका जिक्र हमने पिछले अंकों में किया था, उस अप्सरा हैंडल करने वाली युवा शोधकर्ताओं की टीम में रमन्ना भी शामिल थे। डॉक्टर रमन्ना के बारे में बात करना ही अपने आप में गौरव की बात है। इस सीरीज में बातें आगे भी जारी रहेंगी। आप सुनते रहिए भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी। नमस्कार, कुकू एफएम पर भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी का एपिसोड 18। पिछले अंक में आपने सुनी भारत के पहले परमाणु परीक्षण के सूत्रधार डॉक्टर रमन्ना की कहानी जानी आपने कि कैसे पोखरण से बुद्धा इज स्माइलिंग एक कोड वर्ड के साथ भारत बन गया था न्यूक्लियर पावर। पोखरण परमाणु परीक्षण के वैज्ञानिक और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे पद्म विभूषण राजगोपाल चिदम्बरम ने एक बार कहा था कि भारतीय वैज्ञानिकों ने शोध और तकनीक के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपने दम पर न्यूक्लियर पावर बना है। जहां बाकी सारे न्यूक्लियर पावर देशों ने एक दूसरे को तकनीक विकसित करने में मदद की है, वहीं भारत के वैज्ञानिकों ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की है। अब हमारे वैज्ञानिक जिस तेजी के साथ अपने शोध और तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे चीन, अमेरिका, इजराइल जैसे कई बड़े देश डरे हुए हैं। बात सच भी है। सच में भारत जिस तरह न्यूक्लियर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, उसे देखकर कई देश न केवल हैरान परेशान हुए बल्कि डर भी गए। पोखरण 2 1998 वाजपेयी के करियर का सबसे चमकदार लम्हा था। उन्होंने परमाणु परीक्षण कर अपनी दूरदृष्टि, साफ नजरिए और दृढ़ विश्वास का परिचय दे दिया था। इससे भारत को अपनी एटमी हथियार क्षमता बढ़ाने का मौका मिला और अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की आधारशिला रखी गई, जिससे भारत के खिलाफ चला आ रहा परमाणु भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त वाजपेयी जी के मन में क्या चल रहा था, इस बारे में उन्होंने जवाब भी दिए। परमाणु बम के इतिहास पर किताब लिखने वाले एक व्यक्ति ने परीक्षण के बाद जब वाजपेयी जी से पूछा था कि वो तो हमेशा से ही शांति बहाल का संदेश देते थे, उनकी कविताएं भी जोश से भरी होती थीं, लेकिन उनमें शांति की बात हमेशा ऊपर होती थी। ऐसे में परमाणु परीक्षण के बारे में निर्णय लेते समय क्या उधेड़ बुन उनके मन में चल रही थी? तो उन्होंने बस यही जवाब दिया, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, हमें तो बस इसे पूरा करना था। जब वाजपेयी जी से पूछा गया था कि उन्हें परीक्षण सफल होने की खबर सुनने के बाद कैसा लगा था, तो उन्होंने कहा था, इस क्षण का वर्णन करना मुश्किल है, पर मैं उस समय संतुष्टि और खुशी का अनुभव कर रहा था। वैसे इसके बाद भारत ने लगातार अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाया ही है। भारत ने अपनी सामरिक ताकत को और मजबूत करने की दिशा में भी कई बड़ी कामयाबी हासिल की हैं। मसलन दुश्मन मुल्क के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए DRDO प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। और बात अगर इसकी ताकत की करें तो इसकी ताकत ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा है। लिहाजा भारत की इस उपलब्धि से चीन व पाकिस्तान का खार खाना स्वाभाविक है। वैसे भारत इससे पहले और बाद भी कई सफल परीक्षण कर चुका है और परमाणु ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार काम भी कर रहा है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रलय की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। DRDO के वैज्ञानिकों की तारीफ करना, उन्हें सराहना यहाँ बहुत ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि अगर बात इस मिसाइल की करें तो प्रलय मिसाइल को इतना ताकतवर बनाया गया है कि वो करीब 500 से 1000 किलो तक का गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इसलिए दुश्मन मुल्कों का भारत की इस बढ़ती हुई सामरिक ताकत को देखकर कुछ परेशान होना जायज़ भी है।
यानी कि भारत का संदेश शुरू से यही रहा है कि भारत शांति प्रिय देश है। परमाणु बम, न्यूक्लियर ताकत का प्रदर्शन तबाही के लिए करने में नहीं मानता, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और इस ओर लगातार कदम भी बढ़ा रहा है। वैसे भारत की एक और उपलब्धि भी इस सीरीज में शामिल होना जरूरी है। वो है न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव, जिसके बारे में जानेंगे अगले अंक में। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? क्या आप अन्य क्षेत्रों में भी भारत की ताकत के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुकू FM पर भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी, एपिसोड 19। जी, तो पिछले एपिसोड में जिक्र किया था हमने न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव के बारे में। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 2021 में समुंदर के नीचे दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भारतीय नौसेना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव इस साल विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल कर लिया गया था। और आपको बता दें कि 10,000 टन वजनी इस जंगी जहाज का निर्माण इतना गोपनीय रखा गया था कि सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की निगरानी में ही इसे बनाने का काम 7 साल में पूरा हुआ। जी हाँ, और आपको सुनकर गर्व होगा कि इस तरह का नौसैन्य मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम केवल फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के पास ही है। ये जहाज मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी कराता है। लंबी दूरी तक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता होने से भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता इससे बढ़ी है। DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड ने INS ध्रुव का निर्माण किया है। निर्माण की शुरुआत के दौरान इस जहाज का नाम VC-11184 दिया गया था। इस शिप के केंद्रीय ढांचे का निर्माण 30 जून 2014 को मोदी सरकार के आने के बाद शुरू किया गया था। इसे इतना गोपनीय रखा गया कि सिर्फ PMO और NSA की निगरानी में ही इसे बनाने का काम 7 साल में पूरा हुआ। यहाँ तक कि इस शिप के निर्माण के बाद इसके ट्रायल होने की भी भनक नहीं लगने दी गई। इसका समुद्री परीक्षण पूरे 1 साल तक चला। INS ध्रुव का हार्बर ट्रायल जुलाई 2018 में शुरू हुआ था और 2018 के अंत तक इसका समुद्री ट्रायल भी शुरू हो गया। तकरीबन 2 साल तक पूरी जांच के बाद ये पोत अक्टूबर 2020 में गुपचुप तरीके से नौसेना तक ट्रायल के लिए पहुंचा दिया गया। लगभग 1 साल के समुद्री परीक्षण के बाद जाकर इसे नौसेना में शामिल किया गया था। इस तरह का नौसैन्य मिसाइल सिस्टम केवल फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के पास ही है। ये जहाज दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए समुद्र तल का नक्शा बनाने की क्षमता रखता है। साथ ही ये जहाज भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर जाने वाली दुश्मन की मिसाइलों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये जहाज इंडो पैसिफिक में समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब पानी के नीचे सशस्त्र और निगरानी ड्रोन का युग शुरू हो गया है। दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों के पास पहले से ही परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है। इस कारण INS ध्रुव से भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होने के साथ ही दुश्मन की वास्तविक मिसाइल क्षमता को समझने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसमें एक नहीं कई खासियत हैं। इसकी लंबाई 175 मीटर, बीम 22 मीटर, ड्राफ्ट 6 मीटर और ये 21 समुद्री मील की गति प्राप्त कर सकता है। ये 2 आयातित 9000 किलोवाट संयुक्त डीजल और डीजल कॉन्फ़िगरेशन इंजन
और 3 1200 किलोवाट सहायक जनरेटर से संचालित है। अत्याधुनिक सक्रिय स्कैन एरे रडार और AESA से लैस ये जहाज एंटीना के जरिए सीधे सैटेलाइट से जुड़ा है। ये सैटेलाइट ही दूर से आ रही मिसाइल का पता लगाकर शिप में मौजूद रडार तक जानकारी भेजता है। भारत पर नजर रखने वाले जासूसी उपग्रहों की निगरानी के साथ साथ पूरे क्षेत्र में मिसाइल परीक्षणों की निगरानी के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रम को स्कैन करने की क्षमता है। इस ट्रैकिंग शिप पर लगे आधुनिक सर्विलांस रडार से बैलिस्टिक मिसाइलों को आसानी से ट्रैक करने के बाद नष्ट किया जा सकता है, मतलब पूरी सुरक्षा। जमीनी जंग के बीच चीन और पाकिस्तान समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हुए भारत पर नौसैनिक शिप से बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकते हैं। ऐसे में भारत का ये ट्रैकिंग और सर्विलांस शिप भारत की ज़मीनी सीमा को किसी मिसाइल या एयरक्राफ्ट के हमले से सुरक्षित करने के लिए है। तो सुना आपने किस तरह कभी तेज तो कभी धीमे कदमों से भारत ने ये सफ़र तय किया और आज इतना आगे पहुंच चुका है। अपने देश पर गर्व करने की इतनी सारी वजहें हैं ना हमारे पास। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। कुकू एफएम पर भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी का एपिसोड 20। ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में और कुछ पहलू जानने की कोशिश करेंगे भारत की इस गौरवशाली कहानी के। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि इस कहानी के हर किस्से, हर हिस्से से आपको रूबरू करवा सकें। फिर भी अगर कुछ बिंदु छूट गए हों तो हम क्षमा चाहते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो परमाणु क्षेत्र में तरक्की करेगा, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं। किसी अन्य देश को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। ये कहानी है उन ख्वाबों की जिन्हें बड़ी ही मेहनत से हकीकत बनाया गया। चलिए इस अंक में आपको भारत की परमाणु नीति के बारे में भी बता देते हैं। ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति बनाई थी। इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा और साफ है। भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं है। जी हाँ, जैसे हमने पहले भी कहा कि भारत का उद्देश्य कभी पहले हमला करना या युद्ध करना नहीं है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। यानी कि भारत हमले की पहल नहीं करेगा। हाँ, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे, ताकि दुश्मनों को ये बात याद रहे कि अगर किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया तो उसका बदला लेने से भारत भी पीछे नहीं हटेगा और ये इतना भयानक होगा कि दुश्मन को ऐसी क्षति होगी कि जल्दी इस हमले से उबर ना सकें। दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमले की कार्रवाई करने के अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा। हालांकि परमाणु कमांड अथॉरिटी का सहयोग ज़रूरी होगा। एक और ख़ास बात जो इस नीति की है वो ये है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं उनके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी देश भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक या जैविक हमला करता है तो भारत इसके जवाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा। परमाणु कमांड अथॉरिटी के बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद और एक कार्यकारी परिषद होती है। राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। NSA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को निर्णय लेने के लिए ज़रूरी जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं और राजनीतिक परिषद द्वारा किए गए निर्देशों का क्रियान्वयन करते हैं। एक बात सच ये भी है
कि भारत में परमाणु हमला करने का निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है। हालांकि प्रधानमंत्री अकेले इस बात का फैसला नहीं ले सकते हैं, पर प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को नहीं छोड़ा जा सकता है। परमाणु बम को दागने का असली बटन तो परमाणु कमांड की सबसे निचली कड़ी या टीम के पास होता है, जिसे परमाणु मिसाइल दागनी होती है। कुछ लोगों की राय भी इसमें बहुत जरूरी होती है। प्रधानमंत्री कुछ लोगों से राय लेकर ही परमाणु हमले का निर्णय ले सकता है, जिसमें सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। अगर सरल और कम शब्दों में समझें तो भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी देश को धमकाने या उस पर हमला करके कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए है। अगर एक लाइन में कहें तो भारत की परमाणु नीति का सारांश ये है कि पहले भारत छेड़ता नहीं है और जो भारत को छेड़ता है उसको भारत छोड़ता नहीं है। भारत की परमाणु नीति वास्तव में गर्व करने लायक है और जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है और जिस मुकाम तक पहुंच गया है, निश्चय ही भारत और हर भारतवासी को भारत की इस गौरवशाली कहानी पर गर्व है और हमेशा ही रहेगा भी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं हम लेकर आएं, वो भी हमें ज़रूर बताएं।